नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के साथ आज फिर से उपस्थित ही 2021 के पूर्व के प्रश्नों को लेकर। इसमें हम कुल 100 प्रश्न देखेंगे, क्योंकि पहले जो हमने 2018-19 के प्रश्न देखे उसमें 50 प्रश्न आते थे। 2020 में सरकार ने 60 प्रश्न कर दिए। 2021 से अब 100 में आपको 50 क्वेश्चन करने होते हैं। आपने और एग्जाम दिया होगा अभी तक, तो उसमें पता चला ही होगा। अब आपके अकाउंटिंग के एग्जाम में मात्र 2 ही दिन शेष हैं। चलिए आज के प्रश्नों को हम शुरू करते हैं। गैर व्यापारिक संगठनों के लिए, अन ट्रेडिंग कंसर्न्स के लिए लाइफ मेंबरशिप ही क्या होता है? आजीवन सदस्यता शुल्क क्या है? हमने इस पर बात की हुई है। चलिए एक बार फिर से आज एक बार अच्छे से इस पर बात करते हैं। 2021 20 के भी प्रश्नों में ये था लाइफ मेंबरशिप ही, लाइफ मेंबरशिप ही। चलिए इसको अच्छे से बात करते हैं। क्या होता है लाइफ मेंबरशिप? आजीवन सदस्यता शुल्क, इसके नाम से ही है कि एक बार ये पे किया हो जाता है, क्योंकि आजीवन एक बार ऐसी कोई फीस है, ऐसी कोई फीस है जिसको लाइफ में एक बार पे करना है। कितनी बार पे करना है लाइफ में? लाइफ में एक बार पे करना है। ठीक है, हमें ऐसी कोई फीस पे करनी है जो लाइफ में एक बार पे की जाती है। तो ये किस प्रकार की प्राप्ति हो गई? इसको हम पूंजीगत प्राप्ति की तरह जानते हैं। क्यों पूंजीगत प्राप्ति है, कैपिटल नेचर का है? क्योंकि इसका नेचर जो है गैर आवर्ती है। एक तो हो गया कि ये एक बार ली जाती है, दूसरी बात हो गई कि ये रेगुलर इनकम नहीं है, रेगुलर बेसिस पे इसको हम नहीं लेते हैं। इतनी बातें इसमें इसलिए कर रहा हूँ कि अगर इससे संबंधित आपको लिखने के लिए भी प्रश्न आ जाए कि लाइफ मेंबरशिप फी क्या होता है बताएं, तो आप इस पे लिख पाएँ और इसके कंसेप्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। रेगुलर बेसिस पे ये नहीं मिलता है। तीसरा, ये नन रेकरिंग नेचर का है। नन रेकरिंग नेचर कहने का मतलब है गैर आवर्ती नेचर का है। जब ये सारी बातें फुलफिल होगी तो हो गया ना कि ये पूंजीगत प्राप्ति है। गैर आवर्ती नेचर का है, एक बार ली जाती है, रेगुलर बेसिस पे मिलता है, तो ये हो गया गैर आवर्ती नेचर का, ये पूंजीगत प्राप्ति हो गई। इसका हम ट्रीटमेंट क्या करते हैं लाइफ मेंबरशिप फी का? हमने इस पे भी बात की हुई। लाइफ मेंबरशिप फी पे हम ये ट्रीटमेंट करते हैं कि जिस साल में यह हमें मिलता है, लाइफ मेंबरशिप फी जिस साल में हमें प्राप्त होगा, वर्ष मिलेगा, उस वर्ष के यह रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट में जाएगा। क्योंकि कैश में मिलता है, कैश में मिलेगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो जी, हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम क्या लिखते हैं? कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन, इनफ्लो या आउटफ्लो कैश का जो कैश में हो ड्यूरिंग द पीरियड में जिस समय हम यह बना रहे हैं, उस समय हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। हमें उसमें नहीं देखते हैं कि वो पूंजीगत प्राप्ति है, आयगत प्राप्ति है, हमें उस समय इससे कोई मतलब नहीं होती। दूसरा, ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी पक्ष में। क्यों? क्योंकि ये लायबिलिटी हो गया। कोई आपको एडवांस टाइप अगर पैसा दे दे तो वो क्या हो जाती है? आपके लिए लायबिलिटी हो जाती है एक तरह से। तो ये बैलेंस शीट के फिर लायबिलिटी पक्ष में दिखाया जाता है। ठीक है, हमने वहाँ भी बात की हुई है। मैंने शायद वहाँ 2020 वाले क्वेश्चन में 31 नंबर पे एक बार चलते हैं, वहाँ फिर से इसको इसको वहाँ से मैच करके एक बार देखते हैं। पहले इसका आंसर देख लेते हैं क्या है। क्या जीवन से मेंबरशिप फी क्या है? इसके लिए लाइफ मेंबरशिप फी पूंजीगत प्राप्ति है। हाँ, पूंजीगत प्राप्ति। रेवेन्यू तो है नहीं, क्योंकि गैर आवर्ती नेचर का है, तो ए और बी होगा नहीं, नॉन ऑफ दीज होगा नहीं, तो हम किसको लेंगे यहाँ? गैर व्यापारिक संगठनों का आजीवन सदस्यता शुल्क पूंजीगत प्राप्ति है। एक बार चलते हैं हम 2020 के प्रश्नों में। चलिए वहाँ एक बार चलते हैं, क्योंकि वहाँ से कुछ कन्फ्यूजन क्लियर करनी है। कितना नंबर प्रश्न था वो? ये जो ये प्रश्न था,
जीवन सदस्यता शुल्क दिखाया जाता है। सदस्यता शुल्क को हम कहाँ दिखाते हैं? बैलेंस शीट में दिखाते हैं। हमने यहाँ बात की हुई है कि ये लाइक स्टेशन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट स्टेशन टाइप है और बैलेंस शीट उसका फाइनल डेस्टिनेशन है। ठीक है, तो मैंने इस पे एक बार और सोचा कि प्रश्न एग्जामिनर आपको ये प्रश्न क्यों देगा। एग्जामिनर आपको शायद ये इसमें दो तरीके से हम सोच सकते हैं। एक, अगर प्रश्न सिर्फ ये रहता कि आजीवन सदस्यता शुल्क को हम कहाँ दिखाते हैं, तो बैलेंस शीट में दिखाते हैं, एक लाइन का आंसर है। लेकिन यहाँ एग्जामिनर यह चेक करना चाह रहा होगा, शायद मैंने ये भी एक सोचा कि आपको ये पता है कि नहीं कि लाइफ मेंबरशिप का ट्रीटमेंट हम कहाँ कहाँ करते हैं। शायद एग्जामिनर का ये सोच रहा होगा, ये शायद ये सोच रहा है एग्जामिनर यहाँ पे ये प्रश्न देते वक्त कि आपने जो आपको ये पता है कि नहीं कि लाइफ मेंबरशिप फी को हम कहाँ कहाँ रिकॉर्ड करते हैं। एक तो रिकॉर्ड करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, स्टेशन टाइप जिस वर्ष मिला डाल दिए। दूसरा, हम इसको शो कहाँ करते हैं? तो बैलेंस शीट में। क्योंकि यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ डी है जो दोनों दे रहा है, तो थोड़ा सा ये मुझे परेशान कर रहा था। मैंने तो आपको बता दिया था कि बैलेंस शीट, लेकिन जब भी ये दोनों का अगर अगर हाँ यहाँ पे कुछ और लिखा रहता, कोई और अकाउंट का नाम लिखा रहता, तब तो हम यहाँ बैलेंस शीट के साथ जाते, तब तो नो डाउट इसी के साथ जाते। चूंकि यहाँ ये दोनों दिया हुआ है, तो इसमें यहाँ थोड़ा सा ये मुझे परेशान कर रहा था ऑप्शन, कि हो सकता है कि एग्जामिनर आपको ये चेक करना चाह रहा हो कि यहाँ पे कि आप लाइफ मेंबरशिप के बारे में पूरी ट्रीटमेंट जानते हैं कि नहीं। अगर उन्होंने ये सोच के दिया बनाया होगा ये प्रश्न, तब तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आप एक बार देख के वहाँ इसको आप ऑप्शन, ये आपके ऑप्शन पे डिपेंड है। अगर इस तरह का आएगा कि ए और बी दोनों, मतलब ये ऑप्शन में आपके ये दोनों रहेंगे, तो आप दोनों के साथ ही जाइएगा, क्योंकि जनरली एग्जामिनर यही चेक करना चाह रहा है आपको कि आपको ये पता है कि नहीं कि आप इसको कहाँ कहाँ रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, ये उसी स्लाइड पे आते हैं, 2021 वाले स्लाइड पे। मैं क्या कहना चाह रहा था शायद आप समझ गए होंगे। इस तरह का एक और प्रश्न यहाँ आएगा तो वहाँ से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। गैर व्यापारिक संस्था के लिए मानदेय होता है। मानदेय क्या है? मानदेय का हम क्या करते हैं? भुगतान करते हैं, किसी व्यक्ति को दिया जाता है, ये भुगतान है, ये पेमेंट है। इस पर हमने पहले भी बात की हुई है। संस्था के लिए क्या है? एक्सपेंस है। तो जब ये एक्सपेंस है तो इसको हम एक्सपेंस को इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड के कहाँ दिखाते हैं? डेबिट साइड में दिखाते हैं। चूंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल होता है? ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज डेबिट। मानदेय डेबिट एक्सपेंस है तो इसको हम यहाँ डेबिट साइड में ही शो करते हैं। तो एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए मानदेय क्या है? व्यय है। देखिए, दो क्वेश्चन आया पिछले 3 वर्षों में, हमने जो देखा है दोनों रिपीट क्वेश्चन है। यदि स्पष्टता कुछ ना दिया हो तो प्रवेश शुल्क को मानना चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन है, आपको याद करनी पड़ेगी। अगर अगर स्पष्ट नहीं लिखा है तो हम प्रवेश शुल्क को क्या मानते हैं? हम इसको आयगत प्राप्ति मान लेते हैं। क्योंकि प्रश्न में अगर नहीं लिखा है तो हम ये मान लिए कि ये बार बार आवर्ती नेचर का इनकम है। अगर प्रश्न में लिखा रहता प्रवेश शुल्क को लेकर एक बार मिलेगा, या पूरे एक बार में यहाँ पे इसके लिए लिख दिया कि ये कैपिटलाइज्ड इनकम है, तो मानते हम कैपिटलाइज्ड है। जब कुछ नहीं लिखा है इसको लेकर तो हम इसको आवर्ती नेचर का मानकर क्या मान लिए? हम आयगत प्राप्ति मान लिए। बोलते हैं व्यय पर आय की अधिकता को कहा जाता है। इस पर हमने कितनी बार बात की हुई है कि सरप्लस कहा जाता है। एक बार फिर से देख लीजिए, क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में बैठ जाए। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर का टर्म है, सरप्लस और डेफिसिट। ये डेबिट पक्ष होता है, ये क्रेडिट पक्ष होता है। डेबिट पक्ष में हम सारे एक्सपेंसेज एंड लॉसेज को रिकॉर्ड करते हैं, इधर हम सारे प्रॉफिट्स और गेन को रिकॉर्ड करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। फिर से हम बात कर रहे हैं, आपकी कोई या ये के जहन में ये छप जानी चाहिए। गोल्डन रूल भी हमने बताया हुआ है आपको इसको लेकर। एक क्यों डेबिट साइड में? डेबिट साइड में व्यय आता है क्योंकि इसका नॉमिनल अकाउंट का रूल है, ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज आर डेबिट, ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स क्रेडिट। और अगर आपके खर्च कम है, इनकम ज़्यादा है, क्या पूछ रहा है? व्यय पर आय की अधिकता, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। तो कौन सा हो जाएगा? सरप्लस।
जब साझेदार को उसकी पूंजी पर ब्याज का अधिकार होता है तो उसे निम्नलिखित में से किस पर ब्याज दिया जाएगा? किस पर ब्याज दिया जाएगा? क्या वेन अ पार्टनर इज इंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम सच इंटरेस्ट विल बी पेएबल। यहाँ पे हम देखिए आंसर यहाँ दो, एक तो पूछ रहा है कि किस पर ब्याज दिया जाएगा और आंसर दे रहा है किस में से ब्याज दिया जाएगा। गजब के क्वेश्चंस बनाने वाले होते हैं। चलिए फिर भी हम क्या कर सकते हैं, हम मानेंगे कि किस में से, यहाँ पर में नहीं, किस में से ब्याज दिया जाएगा। तो ब्याज कहाँ से, खर्च कहाँ से करते हैं? जो हम प्रॉफिट कमाती है कोई भी कंपनी है वो प्रॉफिट कमाएगी, इसी में से एक्सपेंस करेगी, जाहिर सी बात है। तो जब लाभ होगा तभी ब्याज देते हैं। और एक बात यहाँ पे समझते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर एक और चीज़ है, यहाँ पे एक और चीज़ समझिए, एक टर्म है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ब्याज जो है, इस पे इंटरेस्ट हम तभी पे करते हैं जब फर्म को आय होती है, प्रॉफिट में हो। ये पार्टनरशिप एक्ट में ये बातें मेंशन है कि जब लाभ होगा तभी ब्याज देंगे। हाँ, अगर उन्होंने कोई अपना पहले से डीड बना लिया है, उसमें लिख रखा है कि लाभ हो, प्रॉफिट हो या लॉस से हमें मतलब नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, तब तो कोई बात ही नहीं है। सिर्फ ये लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, कितने परसेंट से मिलेगा, तो हम वहाँ पे ये देखते हैं। तब इसके लिए पार्टनरशिप एक्ट में ये मेंशन है कि फर्म को लाभ होगा तभी हम किसी भी साझेदार को उसकी पूंजी पर ब्याज पे करेंगे, हानि की स्थिति में नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम एप्रोप्रिएशन मानते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है ये। अब बहुत लोगों को शायद ये मेरी बात नहीं समझ में आ रहा है कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहने का मतलब है कि ब्याज तभी मिलेगा, आसान सी भाषा में समझिए, ब्याज तभी मिलेगा जब उन्हें लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। इसीलिए इसको हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, लाभ का नियोजन है हिंदी में। हाँ, अगर उन्होंने अपने डीड में मेंशन कर रखा है तब तो हम किसी पचड़े में पड़ना ही नहीं है, उन्हें हम देंगे ही। तो पूंजी पर ब्याज हम कहाँ से देंगे? लाभ में से देंगे, 5 का ए। चलिए नेक्स्ट, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों को क्या वेतन, अच्छा हमने पढ़ा, हमने इस पे भी बात की है कि पार्टनरशिप डीड नहीं होगा, साझेदारी संलेख नहीं है, तो हम 13A के अनुसार कोई भी सैलरी या कमीशन नहीं देंगे। ठीक है, इस पे हमने बात की हुई है। 13B के अनुसार क्या बात की हुई है हमने? 13C पे भी बात की हुई है, 13D पे भी बात की हुई है। तेरह के बी में क्या है? 13 के बी में है प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है कि जब नहीं होगा तो इक्वली प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ये, एक के अनुपात में, जब पार्टनरशिप डीड नहीं होगा तो। 13 के सी में क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। 13 के डी में क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन है, पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन लोन है, पार्टनर जो फॉर्म को लेता है उसके बारे में है 13 के डी में। 13 का ए सैलरी और कमीशन नहीं दिया जाएगा। 13 का बी लाभ हानि का बंटवारा हम इक्वली करेंगे। 13 का सी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। 13 के डी में है पार्टनर्स ने कोई इन व्यापार के फॉर्म को लोन दे रखा है, तो इस पर हम अगर लोन के इंटरेस्ट का जिक्र नहीं हो तो 6% के हिसाब से हम उन्हें ब्याज देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। 7, साझेदारी फॉर्म के लाभ हानि नियोजन खाते में कौन सी मदें लिखी जाती हैं? चलिए एक बार समझते हैं। पीएल एप्रोप्रिएशन पे हमने अभी तक अच्छे से बात नहीं की हुई है, बात हुई है थोड़ी बहुत, इस पे अच्छे से समझते हैं। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखते हैं, इसमें हम क्या क्या लिखते हैं? पीएल एप्रोप्रिएशन, सबसे पहले ये समझिए कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम क्यों बनाते हैं, क्यों बना रहे हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का काम है जो साझेदार जो हैं, साझेदारों के बीच लाभ हानि का बंटवारा करना, लाभ हानि का, साझेदारों के बीच जो है, पार्टनर्स के बीच में है, इसी के माध्यम से हम क्या करते हैं? लाभ हानि का बंटवारा करते हैं। हमने यहाँ पे लाभ हानि हम लेते हैं, जैसे हम पहले क्या करते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं ट्रेडिंग से, फिर नेट प्रॉफिट निकालते हैं
पीएल से इसमें गॉस प्रॉफिट में से कुछ एक्सपेंस घटाया तो हमारा नेट प्रॉफिट निकल गया पीएल के थ्रू। अब इस नेट प्रॉफिट को हम कहाँ लाते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन में लाते हैं। इसमें से कुछ लाभ पर नियोजन वाले जो खर्च हैं, जैसे पार्टनर की सैलरी, सैलरी ऑफ पार्टनर अगर है तो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर देना है उन्हें तो, ट्रांसफर टू रिजर्व ऐसा कुछ पैसा है जो हमें इस लाभ में से अब रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं किसी, इस तरह के जितने भी खर्चे हैं इनको घटाने के बाद जो बचता है विभाज्य योग्य प्रॉफिट, उसका बंटवारा पार्टनर्स के बीच में होता है। इसी के लिए हम क्या करते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। ट्रांसफर टू रिजर्व क्या है, ट्रांसफर टू रिजर्व एक्सपेंस नहीं है, एक प्रकार का एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, नॉट एन एक्सपेंस। ट्रांसफर टू रिजर्व का मतलब है हमने 10,000 का लाभ कमाया, सपोज यहाँ नेट प्रॉफिट निकल गया 10,000, इसमें से हमने 2,000 रुपये को अलग करके किसी एक फंड में रख दिया है जिसको हम रिजर्व कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य बहुत सारे हो सकते हैं, उसके उद्देश्य में हम नहीं जाते हैं, किसी विशेष उद्देश्य के लिए भी हो सकता है। किसी भी कारणों से उसको हमने क्या किया है, एक अलग रिजर्व बना रहे हैं उस पैसे को। जैसे हम भी क्या करते हैं, हम अपने जनरल लाइफ में क्या करते हैं, हम लोग भी पैसे कमाते हैं, 1 लाख रुपए कमा रहे हैं अगर, तो 1 लाख पूरा ही खर्च थोड़ी करते, उसमें से कुछ बचा के रखते हैं, कि रिजर्व करके रखते हैं कुछ पैसे को, कि कभी कोई आकस्मिक स्थिति आ जाए तो उस पैसे का यूज करेंगे। उसी तरह से ये 2,000 हमने क्या किया, रिजर्व के लिए ट्रांसफर किया। ट्रांसफर टू रिजर्व तो यह एक्सपेंस नहीं है, यह एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, लाभ का नियोजन है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। इसको थोड़ा नींव पतली कर देता हूँ, ये बहुत मोटी है। ठीक है, चलिए अब इसमें हम क्या करते हैं, ये भी डेबिट क्रेडिट वाला है, लाभ हानि से संबंधित हो गया, तो कौन सा अकाउंट हो गया ये, गोल्डन रूल के हिसाब से नॉमिनल अकाउंट। जितना भी एक्सपेंस होगा डेबिट, जितना भी प्रॉफिट होगा क्रेडिट। इन नेट प्रॉफिट को यहाँ लिख देते हैं, बाकी जितना भी एक्सपेंस हो रहा है, सैलरी पे कर रहे हैं इधर लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर रहे हैं इधर लिख देंगे, ट्रांसफर रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं इधर लिख देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आएगा इधर लिख देंगे। आगे इस पर बात करेंगे, फिर इसको क्लोज करते हैं, बाकी जो बचता है वो हो जाता है हमारा पार्टनर्स, इसको क्या करते हैं, इस पैसे को डिवाइड कर लेते हैं। चलिए प्रश्न में देखते हैं, सरदारी फॉर्म के लाभ हानि नियोजन खाते में कौन सी मदें लिखी जाती है, देखते हैं इसमें से कौन सी मद हम लिख सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाँ लिखते हैं इसमें। सैलरी टू पार्टनर अभी देखा, लिखते हैं। ट्रांसफर टू रिजर्व लिखते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग रहता तो वो भी लिखते हैं हम। इनमें से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सभी। साझेदारी की पूंजी अस्थायी होने पर कौन से खाते खोले जाते हैं, इस पे हमने कितनी बार बात की हुई है। पूंजी पे दो दो प्रकार की होती है, साझेदार में फॉर्म में पूंजी रखने की दो विधि है, परिवर्तनशील पूंजी विधि, अस्थायी पूंजी विधि। अस्थायी पूंजी विधि में दो खाते खोलते हैं हम, एक पूंजी खाता और एक चालू खाता। तो ये दोनों आंसर हमारा हो जाएगा, पूंजी खाते एवं चालू खाते। आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। लाभ न कमाने के लिए स्थापित संस्थाएं तैयार करती हैं, हमने एनपीओ के लिए बात की, एनपीओ मुख्यतः 3 प्रकार के खाते तैयार करती है। कौन सा, रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। तो लाभ न कमाने वाली संस्थाएं कौन से तैयार करेगी, व्यापारिक खाता, ट्रेडिंग अकाउंट उनका काम ही नहीं है। व्यापारिक खाता, लाभ हानि खाता नहीं, आय व्यय खाता हाँ एक ही मैच कर रहा है, रेवेन्यू अकाउंट बनाती नहीं है। निम्न में से कौन सी मद प्राप्ति एवं भुगतान खाते में ली की जाती है, हमने इस पे बहुत अच्छे से बात की है। प्राप्ति और भुगतान खाते में हम सिर्फ और सिर्फ कैश, ओनली कैश का ड्यूरिंग द पीरियड में मिले, और वो चाहे आयगत हो या पूंजीगत हो हमें मतलब नहीं है, हमें आयगत या पूंजीगत कोई मतलब नहीं है, हमें बस देखना है कि कैश। कौन सी मदें लिखते हैं, आउटस्टैंडिंग नहीं लिखेंगे, डेप्रिसिएशन नहीं लिखेंगे, आजीवन सस्ता शुल्क, उपार्जित, अक्रूड। अक्रूड का मतलब होता है हमने कमा लिया है लेकिन वो हमें मिला नहीं है। जैसे आज 1 तारीख को हम रेंट पे करते हैं, 10 तारीख को देख कर 10 दिन का रेंट तो अक्रूड हो गया लेकिन हमने अभी तक दिया नहीं है। अक्रूड और ड्यू भी एक टर्म आता है, लेकिन वहाँ हम नहीं जा रहे हैं। इसमें से कौन सा बच रहा है, एक लाइफ मेंबरशिप हम प्राप्ति और भुगतान खाते में लिखते हैं। हाँ यहीं पे हम इसी प्रश्न के लिए जो हमने स्टेशन और फाइनल डेस्टिनेशन जैसी बात की थी, किसके लिए है, लाइफ और मेंबरशिप फी के लिए, फी के लिए, वो अभी आगे आएगा, एक और प्रश्न आएगा, अभी ये प्रश्न नहीं है वो। प्राप्ति एवं भुगतान खाता है, बहुत बार बात किया है हमने इस पे, रियल अकाउंट है।
आय व्यय खाता है, नाम मात्र खाता है, बार बार मैं बोल भी रहा हूँ, इसका हमने गोल्डन रूल भी देखा हुआ है। तेरह है लेगेसी को मानना चाहिए, क्या है वसीयत को क्या माने हम? वसीयत, अब देखिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन क्वेश्चन है। लेगेसी क्या है? ये एक प्रकार की लायबिलिटी है। किसके लिए? जो एनपीओ है उनके लिए लेगेसी जो है लायबिलिटी है। लेगेसी एक्चुअल में होता क्या है? या कोई नियमित आय नहीं है। जब यह नियमित आय आय नहीं है तो इससे क्या बनता है? कैपिटल फंड बनता है, कैपिटल फंड। और तो एक प्रकार का ये क्या पूंजीगत आय है। और ऑप्शन में दोनों दिया हुआ है, फिर भी हम किसके साथ जाएंगे? लेगेसी को हमें दायित्व ही मानना चाहिए। पूंजीगत प्राप्ति तो है ही, लेकिन हम यहाँ बेस्ट हमारे लिए ऑप्शन कौन सा जा रहा है? ये हमारे लिए दायित्व है। ये नहीं रहता तो हम पूंजीगत प्राप्ति के साथ जाते। साझेदार का फॉर्म से संबंध होता है, किस चीज का संबंध है? स्वामी और एजेंट दोनों का संबंध होता है, ये आपने पढ़ा होगा। अच्छा क्यों होता है ये भी समझ लीजिए। पार्टनर क्या होता है? फर्म के लिए ओनर होता है, और बाकी पार्टनर के लिए वो एजेंट की तरह होता है। मैं सोचता हूँ कि जितना जल्दी जल्दी बता के निकलता चलो, फिर भी क्या होता है, मैं बिना बताए कुछ कंसेप्ट रह ही नहीं पाता हूँ, इस वजह से वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। क्लासरूम रहता है तो उस पर अभी और अच्छे से बात करते हैं उन सभी मुद्दों पे। साझेदारी स्थापित करने के लिए कम से कम, क्या दे बच्चा जैसा सवाल है, दो लोग होना चाहिए कम से कम। फर्म के लिए आहरण पर ब्याज क्या है? अच्छा अब देखिए आहरण पर ब्याज क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सबसे पहले ड्राइंग क्या होता है? ड्राइंग का मतलब है जो बिजनेस का ऑनर है या पार्टनर है, पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसे व्यवसाय से निकालता है, पैसे कैश निकालता है। ये क्या है? आहरण है। और इस पर क्या होता है? ड्राइंग, ड्राइंग किसी पार्टनर ने किया। अब इस पे क्या करेगा? ये पेड करेगा। क्या पेड करेगा? इंटरेस्ट पेड करेगा। किसको पेड करता है? फर्म को। तो ये फर्म के लिए क्या हो गया? फर्म के लिए यहाँ इंटरेस्ट मिल रहा है तो फर्म के लिए यह इनकम हो गया। फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन डूइंग खर्चा नहीं है। कौन पेड कर रहा है? हम देख रहे हैं, एक है फर्म और एक है पार्टनर। पार्टनर पे कर रहा है फर्म को, तो ये फर्म के लिए क्या हो गया? आय हो गया। साझेदारी अधिनियम, क्या बच्चा जैसा सवाल है भाई, 1932 में लागू हुआ था। हमने बार बार पार्टनरशिप एक्ट 1932, 1932 कंपनी अधिनियम 1956, ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। ख्याति है, हमने कितनी बार बात करी है, ख्याति अमूर्त एवं अदृश्य संपत्ति है। ए तथा बी 3:1 के अनुपात में लाभ को बांटते हैं। देखिए ए टू बी, ए अनुपात बी कितना है? 3:1 के अनुपात में ये लाभ को बांट रहे हैं। सी को एडमिट करते हैं या 1/4 हिस्सा के लिए। सी फॉर्म में कितने हिस्से के लिए आया? 1/4 हिस्सा के लिए। न्यू रेशियो क्या होगा? हमने जब भी हमें नहीं पता होता है कुछ कि टोटल प्रॉफिट कितना है, तो हम यहाँ एज्यूम करते हैं टोटल प्रॉफिट इजकल टू 1। रिमेनिंग प्रॉफिट निकालेंगे। सी को तो हमने पता है कि कितना दिया है। ए और बी का न्यू प्रॉफिट नहीं पता है, लेकिन सी का तो पता है। तो 1 - 1/4 कितना आएगा? आप बट्टा पर का जोड़ घटाव कर लीजिएगा, 3/4 आएगा। ये हो गया। तब ये 3/4 किसका है? ए एंड बी का न्यू रेशियो है। अब निकालेंगे इसमें से कि ए का कितना है। 3/4 से ए का पहले से कितना है? 3/4 निकालेंगे इसका। एक 3/4 कितना हो गया? 9/16।
बी का भी निकालेंगे, बचा हुआ प्रॉफिट का, बी का ओल्ड प्रॉफिट कितना है, 1/4 है, तो 1/4 कितना हो जाएगा, 3/16। सी का कितना है, 1/4 है, इसको हम लिख सकते हैं 4/16। क्यों, ऊपर हमने 4 से गुना कर दिया ताकि हर बराबर हो जाए, बटा पर का जोड़ घटाव नहीं करना पड़ेगा, इसकी वजह से एक एक बराबर ही है, इसीलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब 9/16 अनुपात 3/16 अनुपात 4/16, 16 16 16 खत्म, कितना आ गया, 9:3:4। एक नए साझेदार के प्रवेश पर क्या होगा, जब भी हमने इस पे बात की हुई है कि नए साझेदार का प्रवेश होगा तो क्या फर्म का विघटन होगा, नहीं, फर्म का विघटन नहीं होता है, पार्टनरशिप फर्म का पुनर्गठन होता है, पुनर्गठन होता है। न्यू पार्टनर जब भी आएगा, ओल्ड एग्रीमेंट जो होगा, जो भी उनके बीच ओल्ड एग्रीमेंट, ये खत्म हो जाएगा, न्यू एग्रीमेंट एग्रीमेंट बनेगा। इसमें क्या होता है, न्यू पार्टनर आने से फर्म बंद नहीं होगा, फर्म क्लोज नहीं होता है, फर्म कंटिन्यू रहता है। फर्म क्या है, ये कंटिन्यू है। इसी पुनर्गठन के 5 कारण हैं, लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन, किसी नए साझेदार का प्रवेश, किसी साझेदार का अवकाश ग्रहण, किसी साझेदार की मृत्यु, और दो से अधिक साझेदारी फर्मों का एकीकरण। किसी भी केस में क्या होगा, ये फर्म का यहाँ पे बंद नहीं होता है, फर्म इन 5 दशाओं में कंटिन्यू रहता है, तो इसे हम कहते हैं साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। जब एक नया साझेदार आएगा तो क्या फर्म बंद हो जाएगा, नहीं, पुरानी साझेदारी पुनर्गठित होगी, हाँ, ये रिकंस्टिट्यूट हो रही है। पुरानी साझेदारी एवं फर्म दोनों का विघटन, फर्म तो बंद ही नहीं हो रहा है, न तो विघटन, न इधर, न तो साझेदारी और न ही फर्म का विघटन, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। फर्म क्या हो रहा है हमारा, रिकंस्टिट्यूट हो रहा है, फर्म का क्या हो रहा है, पुनर्गठन हो रहा है। तरल अनुपात तरल संपत्तियों को किससे भाग देकर ज्ञात किया जाता है, ये हमने कितनी बार इस पे बात की हुई है कि लिक्विड रेशियो, तरल अनुपात का क्या होगा, लिक्विड रेशियो बराबर लिक्विड एसेट बटा करंट लायबिलिटीज से भाग देके निकालते हैं हम, देखिए इसका हो जाएगा बी। कार्यशील पूंजी है, वर्किंग कैपिटल क्या है, वर्किंग कैपिटल बराबर होता है, बहुत अच्छी टॉपिक है, अगर ये क्लासरूम रहता है तो इस पर अच्छे से चर्चा होती। वर्किंग कैपिटल बराबर होता है CA माइनस CL, करेंट एसेट में से करेंट लायबिलिटीज को घटा देते हैं, तो जो पैसा हमारा बचता है वो हमारा क्या है, वर्किंग कैपिटल है, वही पैसा को हम कार्यशील पूंजी है, कार्य कर रहे हैं उसी पैसे के द्वारा। तो देखिए इसमें से क्या है, ये कैश बैंक है, नहीं, बैंक से ली गई उधारी पूंजी है, नहीं, चालू संपत्तियों व चालू दायित्वों में अंतर है, हाँ, चालू करेंट एसेट में से करेंट लायबिलिटीज को घटा दे रहे हैं, तो जो अंतर आ रहा है वही है, हाँ यही है, चालू संपत्ति और अस्थायी संपत्ति नहीं। पेटेंट्स व कॉपीराइट किस श्रेणी में आते हैं, पेटेंट्स और कॉपीराइट को हम किस श्रेणी में के अंतर्गत, पहले ये होता क्या है पेटेंट्स और कॉपीराइट, पेटेंट्स या जो कॉपीराइट है, कॉपीराइट है ये क्या है, ये एक प्रकार का एसेट है, ठीक है, लेकिन इसका कोई फिजिकल फॉर्म हमारे पास उपलब्ध नहीं है, ये फिजिकल रूप में नहीं है, इसको हम छू नहीं सकते हैं, ये हमारे पास इसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, लेकिन इसका कुछ क्या होता है, मोनेटरी वैल्यू होता है, इसका कुछ मौद्रिक मूल्य होता है, इसका कुछ मूल्य है, इसका वैल्यू है, तब तो हम इसको एसेट कर रहे हैं, मौद्रिक वैल्यू है इसका, इसका कुछ ना कुछ, लेकिन इसको हम भले ही छू नहीं सकते हैं, तो जब छू नहीं सकते हैं तो किस प्रकार की संपत्ति हो जाती है वो, इंटेंजिबल एसेट, टेंजिबल एसेट हो जाती है। अब लेकिन ये पेटेंट और कॉपीराइट इंटेंजिबल में भी कौन सा है, तो इसको बोलते हैं एमोर्टिजेबल इंटेंजिबल एसेट। अब यहाँ देख लेते हैं कौन सा हमारा, चालू संपत्ति है, नहीं, चालू संपत्ति नहीं है, तरल संपत्ति है, नहीं, तरल संपत्ति नहीं है, इंटेंजिबल एसेट है, हाँ। नेक्स्ट, में से कौन सी गैर रोकर मद नहीं है, हमने इस पे कितनी बार बात की हुई है, गैर रोकर मद नहीं है, ख्याति का अपलेखन गैर रोकर मद है, हाँ गैर रोकर मद है, डिप्रिसिएशन गैर रोकर मद है, प्रोविजन फॉर डेब्ट्स गैर रोकर मद है, गैर रोकर का मद है जिसमें कैश का प्रयोग नहीं होता लेकिन फिर भी ट्रांजेक्शन होता है, ऐसा भी ऑप्शन से ही
गैर रोकड़ मद नहीं है, कौन सा, कैश वाला नहीं है, तो यही तो एगो है कैश सेल, कैश वाला नहीं है। संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह ज्ञात करते समय किसे घटाया जाएगा, यह थोड़ा आप ध्यान से समझिएगा। ये बहुत पेचीदा टर्म भी है, बड़ा टर्म भी है, क्लास में इस पर बहुत अच्छे से चर्चा होती है, फिर भी मैं यहाँ आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। हम क्या करते हैं, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है इसको हम दो विधि से बनाते हैं, डायरेक्ट मेथड से, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड से। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, हम सीधा सीधा जो कैश वाला ट्रांजेक्शन है उसको चूज करते हैं, जो हमने पहले बात की हुई है इस पे, कैश सेल, कैश परचेज, जो भी होता है हम इसको डायरेक्ट इसमें चूज करते हैं। इसमें बस हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, हमें कैश का इनफ्लो देखना है, किसी भी कारण से कैश आए और किसी भी कारण से कैश जाए, आउटफ्लो में दो चीजें चेक करनी होती है इसमें। डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, बस कैश का इनफ्लो देख रहे हैं, कैश का आउटफ्लो देख रहे हैं, सीधा सीधा हम क्या करते हैं, जो कैश का इनफ्लो वाला है उसको ला के लगा दिए, जो कैश का आउटफ्लो वाला है उसको ला के लगा दिए, तो हमारा डायरेक्ट मेथड हो जाता है। इस पर हमने बात की हुई है पहले वाले वीडियोज में, आप वहाँ देखिएगा। हम यहाँ इनडायरेक्ट मेथड वाले में आते हैं। डायरेक्ट मेथड इसमें हम कैसे करते हैं, डायरेक्ट मेथड में हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ बनाने के लिए सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं नेट प्रॉफिट से, नेट प्रॉफिट को आधार लेते हैं। अब जो नेट प्रॉफिट को जो हमने आधार लिया, तो आप ध्यान दीजिए, जब पीएल बनाते हैं, पीएल से ही नेट प्रॉफिट आता है, तो इसमें हमने जो गैर रोकड़ मद हैं, जैसे डिप्रिसिएशन, गुडविल रिटर्न ऑफ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इन सबको भी यहाँ घटा लिया है। जो हमारा प्रॉफिट अगर 1 लाख था होने वाला है, इसमें से डिप्रिसिएशन भी घटा हुआ है, गुडविल रिटर्न ऑफ भी घटा हुआ है, प्रोविजन फॉर डेट्स भी घटा है। तो मतलब कुछ ऐसे खर्चों को भी हमने यहाँ घटा लिया है, जो क्या है, गैर रोकड़ मद नेचर का है, जिनका नेचर रोकड़ का नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जब हमें इनडायरेक्ट मेथड से आएंगे तो रोकड़ इन सबको हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ ऐड करना पड़ जाता है। इसी तरीके का हमें यहाँ क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है। अब हम ऑप्शन से देखेंगे इसको, संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह ज्ञात करते समय किससे घटाया जाएगा, हम किसको घटाएंगे यहाँ से, मेरा हमारा आंसर तो होगा इंक्रीज इन डेप्टर, डेप्टर को घटाएंगे। क्यों घटाएंगे, तो अब ये देखते हैं रीजन। अभी जैसे कि कुछ ऐसा व्यय था जो गैर रोकड़ मद का नहीं था, रोकड़ मद वाला नहीं था, गैर रोकड़ मद का था, फिर भी नेट प्रॉफिट निकालने के लिए तो हमें घटाना ही पड़ता है। उसी तरीके का ये है इंक्रीज इन डेप्टर। इंक्रीज इन डेप्टर से क्या हुआ, डेप्टर का मतलब है जो पहले जो डेप्टर था, मतलब पिछले साल जो हमने उधार माल बेचा होगा, सपोज कीजिए 10,000 का, वो इंक्रीज करके 12,000 का हो गया है सपोज। तो मतलब क्या है, इस साल हमने 2,000 का और ज़्यादा उधार माल बेचा हुआ है। इंक्रीज इन डेप्टर का मतलब है क्रेडिट सेल बढ़ा है, उधार माल हमने बेचा हुआ है। तो जब उधार माल बेचा तो हम, ये तो उधार माल जो मान लीजिए हमने 1 लाख का बेचा सपोज, इस पे जो प्रॉफिट बना वो तो नेट प्रॉफिट में ऐड हो गया है, लेकिन वो एक्चुअल में प्रॉफिट आया है क्या हमारे पास, नहीं आया है कैश में। इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, कैश फ्लो से इंक्रीज इन डेप्टर को घटा लेते हैं। मैं आपके पास पहुंच पाया हूँ, ऐसे हमारा आंसर यहाँ सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह ज्ञात करते समय किसे जोड़ा जाएगा, वैसा ही ये भी क्वेश्चन है। तो हम यहाँ इंक्रीज इन क्रेडिटर को जोड़ेंगे। क्यों क्रेडिटर को जोड़ेंगे, फिर वही रीजन, यहाँ पे हमने क्या किया है, क्रेडिट परचेज किया है। क्रेडिट परचेज का मतलब है हमारे पास से कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ है, अभी तक हमने कैश पेड नहीं किया हुआ है। लेकिन ये जो है नेट प्रॉफिट की गणना करते समय इसको हमने क्या करा हुआ है, वहां पे इसकी एंट्री की हुई है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको एंट्री नहीं की हुई है, इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, वहाँ इसको एडजस्ट करते हैं, इसको हम वहाँ जोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे पास से पैसा गया ही नहीं है, फिर भी हमने इसको क्या किया है, वहाँ पे घटा दिया हुआ है, इसीलिए हम इसको यहाँ क्या करेंगे, जोड़ देंगे।
शायद मैं आपकी तक आपको आपके पास या पहुंच पाया होगा, मैंने अपनी बातें इसके थ्रू पहुंचा पाई हूँ, नहीं पहुंचा पाई हूँ तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि ये बहुत लंबा कंसेप्ट है, फिर भी मैंने प्रयास किया है। ऋण पत्रों का रोकड़ में निर्गमन है, ऋण पत्रों का जो है इशू कर रहे हैं हम, इश्यू ऑफ डिवेंचर। इस पे भी हमने बहुत अच्छे से बात की हुई है। क्या होता है अगर हम इशू ऑफ डिवेंचर कर रहे हैं, डिवेंचर को इशू कर रहे हैं, तो ये फिनेंशियल एक्टिविटीज हैं। अगर ही परचेज ऑफ डिवेंचर रहता, परचेज ऑफ डिवेंचर, तो ये इन्वेस्टमेंट हो जाता हमारे लिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हो जाता। तो देखिए इसमें से कौन सा आ रहा है, रोकड़ जो ऋण ऋण पत्रों का निर्गमन, ऑपरेटिंग है, नहीं ऑपरेटिंग तो है ही नहीं, हमने देखा हुआ है ऑपरेटिंग क्या क्या होता है। फिनेंसिंग है, फिनेंसिंग अभी कहा कि नहीं, ये सॉरी हाँ फिनेंसिंग है। इशू ऑफ डिवेंचर क्या है, फिनेंसिंग है। इन्वेस्टिंग कब रहता है, जब परचेज रहता है, तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, 23 का बी। इस संबंधी क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह का उदाहरण कौन सा है, देखिए इसमें से कौन सा उदाहरण है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का मतलब क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का मतलब है कैपिटल आए, कैपिटल लाओ भाई, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। लोन ले लो, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। लोन का पेमेंट कर दो, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कोई शेयर या डिबेंचर इशू करो तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। शेयर या डिबेंचर बाई करो तो वो हो जाता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो देख लीजिए इसमें कौन सा, सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट तो आता ही नहीं है। अंशों के निर्गमन से रोकड़, हाँ हमने क्या किया, शेयर को इशू किया है। कैश रिसिप्ट फ्रॉम इशू ऑफ शेयर, तो ये तो है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये तो इन्वेस्टिंग में जाएगा। इंटरेस्ट रिसिप्ट, हमने कहीं पे इन्वेस्ट किया है, उसके थ्रू इंटरेस्ट आ रहा है, तो ये भी इन्वेस्टिंग का पार्ट है, तो ये होगा नहीं। तो हमारा कौन सा चला गया, अंशों के निर्गमन से रोकड़ 20। तरल संपत्तियों में शामिल होता है, इस पे हमने बात की है, कौन कौन सा होता है तरल संपत्ति में, रोकड़ होता है, डेप्टर होता है, विपणन योग्य प्रतिभूतियां होती हैं। आप पहले के वीडियोस देखिएगा तो आपको यहाँ ज़्यादा क्लियर होगा, नहीं तो मैं इसी में लग जाऊँ तो ये फिर काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि इसमें 100 प्रश्न लेने हैं। इनमें से कौन सी तरल संपत्ति है, अगेन वही क्वेश्चन है, कौन सी तरल संपत्ति है, स्टॉक है, नहीं ख्याति है, नहीं मशीन है, नहीं डेप्टर है। नए साझेदार के द्वारा ख्याति की राशि नगद लाने को क्या कहते हैं, प्रीमियम कहते हैं। इस पर भी हमने कितनी बार बात की हुई है। कितना सारा प्रश्न रिपीटेड आ रहा है, अभी तक 30 में से लगभग 20 कुछ ही ऐसे प्रश्न थे, एक आध ही प्रश्न थे जिसे हमने नहीं किया हुआ, नहीं तो हमने लगभग लगभग सभी प्रश्न। ये देखिए पुनर्मूल्यांकन खाता फिर से आ गया, मुंह उठा के फिर से आ गया, नाम मात्र खाता है यह। स्थायी संपत्तियों के मूल्य में कमी क्या कहलाती है। अब देखिए यहाँ एक टर्म आपको समझाता हूं मैं, प्रश्न के हिसाब से क्या लिखा है यहाँ, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। अभी यहाँ दो बातें हैं, पहले तो फिक्स्ड एसेट है। फिक्स्ड एसेट बिजनेस में क्या करता है, इसका हम डे टू डे यूज करते हैं, डे टू डे इसका हम यूज कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं व्यवसाय में। तो इसमें से कुछ मूल्य में कमी आती है फिक्स्ड एसेट के प्रयोग के कारण, इसके व्यवसाय में प्रयोग के कारण कुछ कमी आ रही है, जिसको हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक, डेप्रिसिएशन क्या है, ये रेवेन्यू सॉरी एक्सपेंस है। कौन सा एक्सपेंस है, रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है। ठीक है, ये बात समझ में आई है, समझ में आई होगी आपको। एक्सपेंस हम क्यों करते हैं, एक्सपेंस का मतलब है हम व्यवसाय में लाभ कमाने के उद्देश्य से हम क्या करते हैं, एक्सपेंस करते हैं। तो ये क्या हो गया, डे टू डे हमने क्या किया, इसका यूज करने के लिए, तो इसके कुछ मूल्य में कमी आएगी। जैसे अगर हम 1 लाख का मशीन खरीद के ला रहे हैं व्यवसाय में, अगर हम इसका यूज करते जा रहे हैं तो इसकी कैपेसिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। कैपेसिटी कम होगी तो इसका मूल्य भी कम होता जा रहा है, तो इसी को हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं हर साल, ताकि हम एक नया मशीनरी जैसे ही ये खराब हो जाए तो ला सके।
तो ये क्या हो गया, एक्सपेंस है। कौन सा एक्सपेंस है, रेवेन्यू एक्सपेंस है। एक और चीज आती है फिक्स्ड एसेट में, किसी आकस्मिक घटना के कारण, कोई भी आकस्मिक घटना हो, दुर्घटना हो, बाजार गिर गया, तो क्या हुआ, आकस्मिक घटना के कारण किसी एसेट के मूल्य में कमी आ जाए, ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है लॉस। यहाँ पे क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है वैल्यू में, तो ये क्या हो जा रहा है, लॉस हो जा रहा है। ये एक्सपेंस भी है, लॉस भी है। कब एक्सपेंस है, कब लॉस है, मैंने आपको शॉर्ट में समझाने का प्रयास किया है। अब आते हैं अपने प्रश्न पे। तो अस्थाई संपत्तियों के मूल्य में कमी को हम क्या कहेंगे, एक्सपेंस भी कह सकते हैं, लॉस भी कह सकते हैं। लेकिन हमारा जो ये प्रश्न है, तो प्रश्न के नेचर के हिसाब से हमको ऐसा लगता है, मुझे ऐसा, अब एग्जामिनर ने ये प्रश्न क्या सोच के बनाया है, ये वाला सोच के बनाया है उसने, या ये वाला सोच के बनाया है, वो तो एग्जामिनर ही जानता है। क्योंकि मैंने इसका आंसर शीट बिहार बोर्ड का नहीं देखा था, नहीं तो मैं बता पाता कि दोनों में से उन्होंने किसको लिया है। आप एक बार देख लीजिएगा। मैं तो इसमें प्रश्न के हिसाब से एक्सपेंस के साथ ही जाना चाहूँगा, लेकिन यहाँ पे एक डिक्रीज, यहाँ पे कहीं रहता डिप्रिसिएशन शब्द, तब तो आंख बंद करके कह देते कि एक्सपेंस के साथ आप जाइए। लेकिन यहाँ पे डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट है, कमी हो रही है वैल्यू में, किस कारण से हुई है हमें पता नहीं है। फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ कि आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। वैसे मैं इसमें एक्सपेंस के साथ जाता, अगर मैं एग्जाम हॉल में होता, मुझे ये क्लियर नहीं होता, तो मैं क्या लगाता यहाँ पे, एक्सपेंस ही लगाता। ठीक है, 34 पे चलते हैं। साझेदार के प्रवेश के समय पुनर्मूल्यांकन पर लाभ हानि को कौन वहन करता है, साझेदार, पुराने साझेदार करेंगे। क्यों, क्योंकि हमने इस पे बात की है कि 1 लाख का मशीन 10 लाख का हो जाए, 20 लाख का हो जाए, तो किसका लाभ है, किसका हानि, यहाँ पे एक बार वो पहले देखिएगा जाके। ये नेक्स्ट पे चलते हैं। स्लाइड ब्लैंक क्यों है भाई। पुराने साझेदारों का त्याग बराबर होता है, सेक्रीफाइस रेशियो बराबर क्या होता है, सेक्रीफाइस रेशियो बराबर, हमने बहुत बार बात की है, सेक्रीफाइस रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो बराबर होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। देखिए लगभग सारा प्रश्न ही रिपीटेड आ रहा है, इसमें कौन सा हो जाएगा, सेक्रीफाइस रेशियो बराबर ओल्ड माइनस न्यू। लाभ प्राप्ति अनुपात से आशय है, वही न्यू माइनस ओल्ड। अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को ख्याति दी जाती है। अब देखिए अवकाश ग्रहण करने वाला जो साझेदार है, कोई पार्टनर जा रहा है, रिटायरिंग पार्टनर जो है, इसको अब यहाँ पे भी दो कंडीशन बनती है। एक जो रिटायरिंग पार्टनर है, ये क्या कर रहा है, अपना लाभ का हिस्सा छोड़ के जा रहा है, अपना शेयर हायर कर रहा है, बिजनेस जा रहा है, तो अपना बिजनेस से छोड़ रहा है, तो लाभ का हिस्सा छोड़ कर जा रहा है। तो ये लाभ का हिस्सा किसको प्राप्त होता है, ओल्ड पार्टनर को, कहते हैं गेनिंग। ओल्ड पार्टनर ने क्या किया, गेन किया, तो यहाँ पे गेनिंग रेशियो का काम होता है। अब यही गेनिंग रेशियो पे ख्याति का भुगतान जो है, उसके जो ये लाभ के ख्याति का भुगतान, ख्याति का भुगतान गेनिंग रेशियो में किया जाता है। ठीक, एक ये कंडीशन है। एक और क्या कंडीशन है, कि फॉर्म जो है पहले से कोई एग्जिस्टिंग गुडविल है, एग्जिस्टिंग गुडविल फॉर्म में पड़ा हुआ है, तो इस एग्जिस्टिंग गुडविल को जो है जितने भी पार्टनर है, इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर, क्योंकि ये सबका है, तो इसको जितने भी पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर या अवकाश ग्रहण के केस में आप कह लीजिए ऑल पार्टनर, वो किस रेशियो में बांटते हैं, अपने ओल्ड रेशियो में। इसको क्या करेंगे, वो डिवाइड कर लेंगे। गेन रेशियो कहाँ लग रहा है, जब वो लाभ का हिस्सा छोड़ के जा रहा है, इसका जो बचा हुआ साझेदार गेन करता है,
गेन कर रहा है, इसीलिए कि तो उनको क्या कर रहा है, गेनिंग रेशियो में उसके ख्याति का भुगतान कर रहा है इसके लिए। लेकिन बैलेंस शीट में पहले से कोई एग्जिस्टिंग गुडविल है हमारे पास, एग्जिस्टिंग गुडविल का फिर क्या ट्रीटमेंट है, इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर, इसको क्या करेगा, उसको डिवाइड करेगा, बांटेगा आपस में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारा कौन सा आंसर होगा। अब काश ग्रहण करने वाले साझेदार को ख्याति दी जाती है। यहाँ पे गेनिंग रेशियो चूंकि नहीं है, इसीलिए हम यहाँ ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम जाएंगे यहाँ एग्जिस्टिंग वाले के साथ। क्यों हम यहाँ एज्यूम कर रहे हैं कि उन्होंने किसके बारे में प्रश्न पूछा है, एग्जामिनर ने एग्जिस्टिंग गुडविल के बारे में प्रश्न पूछा है। पे आ गए ए बी सी, इस तरह का प्रश्न हमने कितनी बार किया है, एक बार फिर से कर लेते हैं। ए बी सी का रेशियो है 1/4, 3/10, 9/20। इसका क्या हो गया ये, एलसीएम लीजिए, 4×5 = 20, 10×19 = 20, रेशियो कितना निकला, 5:6:9। सी के अवकाश ग्रहण करने पर नया अनुपात क्या होगा, तो यहाँ आप देख लीजिए। लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है, हम सेक्रीफाइस रेशियो निकालते हैं एडमिशन के समय। गेनिंग रेशियो कब निकालते हैं, डेथ और रिटायरमेंट के समय। तो देख लीजिए कब है लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना, एडमिशन के समय नहीं, अवकाश ग्रहण करने के समय। हाँ अवकाश ग्रहण तो है, और चेक करते डिसोल्यूशन के समय नहीं। कौन सा हो गया, अवकाश ग्रहण करने के समय। अग्रिम याचना की राशि कहाँ जोड़ी जाती है, इस पे हम बात की हुई है कि अग्रिम याचना क्या है। इस पे हमने टेबल एफ की भी चर्चा की थी, अग्रिम याचना के लिए हमने टेबल एफ की भी चर्चा की हुई है। हाँ एक यहाँ पे अपडेट आपको बताना था टेबल एफ को लेकर, पहले ये प्रश्न देख लेते हैं तो फिर टेबल एफ पे आते हैं। अग्रिम याचना की राशि, अग्रिम याचना है क्या कि हमने 10 रुपये का शेयर था, इसको 4 पार्ट में डिवाइड था, 3, 3, 2, 2। ये एप्लीकेशन मनी था, ये अलॉटमेंट है, ये फर्स्ट कॉल है, ये सेकंड एंड फाइनल कॉल है। हमने क्या किया, याचना की किसके लिए, अलॉटमेंट के लिए, अलॉटमेंट के हमने पैसे मांगे। कोई ऐसा शेयर होल्डर रहा होगा जिसने क्या किया, फर्स्ट कॉल का भी सेकंड कॉल का भी पैसा हमें पहले ही दे दिया, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, कॉल्स इन एडवांस। जब ये कॉल्स इन एडवांस हो गया, इस पर क्या मिलता है, उसको हम ब्याज देते हैं। ठीक है, समझ में आया कि कॉल्स इन एडवांस क्या हुआ, कब हुआ, क्योंकि उन्होंने पहले ही पैसे, उन्हें चुकाने थे 3 रुपए जब हमने मांगा, लेकिन उन्होंने क्या किया कि बाद के भी पैसे पहले ही दे दिए। तो ये फर्म के लिए क्या हो गया, फर्म के लिए लायबिलिटी हो गया एक तरह से। इस पर फर्म क्या करती है, ब्याज देती है, इंटरेस्ट देती है। कंपनी इस पे इंटरेस्ट देती है, उसके MOA AOA जो होता है उनमें ये इसका जिक्र होता है कि कितना परसेंट से इंटरेस्ट देगी। अगर नहीं है जिक्र तो टेबल एफ है हमारे पास, टेबल एफ में हमने बात की थी एडवांस पे 5%, एरियर पे 10%। लेकिन इसका एक अपडेट है कि यहाँ पे मैक्सिमम 5% तक है, मैक्सिमम 10% तक है। बाकी उन्होंने अपने AOA में जो समझौता करके रखा होगा उतना देंगे। लेकिन एरियर पे एक अपडेट है, आप इसको अपडेट कर लीजिएगा कि 12% हो गया ये मैक्सिमम। मैंने पढ़ा था इसको कि इसका अपडेट जो है ये 12% हो गया हुआ है मैक्सिमम। सॉरी, एडवांस पे 12% हो गया, एरियर पे अभी भी 10% ही है मैक्सिमम। आप इसको एक बार अपडेट कर लीजिएगा, मैं पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि ये अब आपके प्रश्न में, अब आपके, लेकिन अभी भी जो बिहार में पढ़ाए जा रहे हैं बुक्स, उसमें अभी भी ये 5-6 वाला ही चल रहा है, यही वाला ही चल रहा है। तो देख लीजिएगा आपका ऑप्शन किस प्रकार से बन रहा है, उसको आप वैसे ही टैकल कीजिएगा। अब अग्रिम याचना की राशि जोड़ी जाती है, कहाँ जोड़ी जाएगी अग्रिम याचना की राशि भाई, अग्रिम याचना की राशि एडेड टू शेयर कैपिटल नहीं, अभी उसको शेयर कैपिटल में ऐड नहीं करते हैं। अंश पूंजी में से घटाई जाती है, ऐसा कोई नहीं है, टर्म नहीं है। संपत्ति पक्ष में दिखाई जाती है, नहीं भाई हमारी लायबिलिटी है तो संपत्ति पक्ष में क्यों दिखाएंगे।
तो सोन ऑन द कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड, हाँ इसको हम कैपिटल हेड में, लायबिलिटी साइड में इसको हम दिखाते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अंशहरण खाते को चिट्ठे में दर्शाया जाता है। अंशहरण खाते को हम कहाँ दर्शाते हैं? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट पे हमने कितनी बार बात की हुई है। जब हम किसी, कोई भी, जैसे वो 3-3-2-2-2 था, मान लीजिए कोई भी शेयर, ऐसा शेयर होल्डर है जो इसने ये पैसा दे दिया लेकिन ये दोनों देने में वो असमर्थ है, तो हम क्या करते हैं, जो उसने पैसा दे दिया है इस पैसे को हम क्या कर लेते हैं, जब्त कर लेते हैं। क्योंकि भाई तुमने, कंपनी के पास ये राइट होता है, उसमें उन्होंने लिखा होता है कि कब कितने प्रयास के बाद वो जब्त करेंगे, उसके डेप्थ में हम नहीं जाते हैं। हम बस यहाँ समझ रहे हैं कि कंपनी ने ये पैसा अपने प्रयास, उन्होंने प्रयास की अंतिम सीमा पार कर दी, ये शेयर होल्डर ने ये पैसा नहीं दिया तो कंपनी ने जो जो उसने 6 रुपये दिया था इसको इन्होंने जब्त कर लिया। तो ये जब्ती वाला पैसा किस प्रकार का प्रॉफिट है हमारे लिए, किस प्रकार का है? तो ये कैपिटल नेचर का है। इसका नेचर क्या है? कैपिटल नेचर है। ठीक है, इस पे हमने बात की हुई है कि इसको कहाँ शो करते हैं, पिछले वाले वीडियोज में आप इसमें देखिएगा कि हमने इस पे अच्छे से बात की हुई है कि इसको हम कहाँ शो करते हैं। अब ये जब्त की गई राशि कैपिटल नेचर की है, इस पे हमने, चलिए इस पे भी और डेप्थ में नहीं जाते हैं, नहीं तो फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा, ये हमारा यहीं से प्रश्न का आंसर आ जाएगा। अंशहरण खाते को चिट्ठे में कहाँ दर्शाते हैं? तो हमने ये वाले में भी बात की हुई है कि रिजर्व एंड सरप्लस हेड में इसको हम दर्शाते हैं। तो देखते हैं, नन करंट लायबिलिटीज के साथ नहीं, करंट लायबिलिटीज के साथ नहीं, जनरल रिजर्व तो यह है ही नहीं, हम क्या बोल रहे हैं, ये कैपिटलाइज नेचर का है, तो रिजर्व कैपिटल के रूप में इसको हम दर्शाते हैं। ऋण पत्र प्रदर्शित करते हैं, ऋण पत्र क्या प्रदर्शित करता है? हमने इस पे बात की, कंपनी का क्या है, ये लॉन्ग टर्म लोन है कंपनी के लिए ऋण पत्र। शून्य कूपन बॉन्ड निर्गमित किए जाते हैं। शून्य, अच्छा अब ये फर्स्ट टाइम ये आया है कि जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है, शून्य कूपन बॉन्ड। अब ये भी देखिए किस तरह का, अब एग्जामिनर ने क्या सोच के बनाया हुआ है, अब इस पे फिर देखिए अब क्या है ये शून्य कूपन बॉन्ड। शून्य कूपन बॉन्ड क्या होता है कि इस पर हम कोई इंटरेस्ट पेड नहीं करते हैं। हम जो कैसे अदर बॉन्ड में क्या होता है, हम कोई बॉन्ड खरीदते हैं उस पर हमें इंटरेस्ट मिलता है या फिर इंटरेस्ट पेड करते हैं, लेकिन शून्य कूपन बॉन्ड पे इंटरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, हम इंटरेस्ट पेड भी नहीं करते या इंटरेस्ट मिलता भी नहीं। अगर कंपनी कोई जारी कर रही है तो वो इंटरेस्ट नहीं देगी, इंटरेस्ट पेड नहीं करेगी, हम खरीद रहे हैं तो उस पर हमें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो भाई ये खरीदेगा कौन, क्यों खरीदता है ये, इसे कोई, शून्य कूपन बॉन्ड को हम डिस्काउंट पे ही जारी करते हैं, काउंट पर जारी करते हैं, और इसकी जो मैच्योरिटी है फेस वैल्यू पर होती है, फेस वैल्यू पर मैच्योरिटी होती है। भैया क्या, अब यह है कि भाई ये क्या बात है कि डिस्काउंट पर जारी फेस वैल्यू पर मैच्योरिटी, भाई ये समझ में नहीं आया। मतलब ये हुआ कि शून्य कूपन बॉन्ड अगर 100 का है, इसको जारी किया हमने 80 पे, और मैच्योरिटी के समय जो 100 रुपये इसका फेस वैल्यू है, हमने 100 रुपये इसके पेड कर दी। यहाँ पे हमने किसी ब्याज की चर्चा नहीं की, कोई पहले से इस पे ब्याज निर्धारित नहीं है, तो यही इसी को कहते हैं हम शून्य कूपन बॉन्ड, या शून्य ब्याज दर भी एक तरह से कहिए इस पे। अब प्रश्न में देखिए, अब इसके आंसर, अब इसके जो ऑप्शंस बनाए गए हैं वो देखिए, एट द रेट जीरो इंटरेस्ट, हम इस पे कोई ब्याज दे रहे हैं, ऐसे तो कोई ब्याज नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी इसको हम शून्य ब्याज दर एक तरीके से कह भी सकते हैं। पूर्व निर्धारित ब्याज दर होता है, नहीं होता है। बिना पूर्व निर्धारित ब्याज दर के, हाँ ये भी ऑप्शन सही जा रहा है कि बिना पूर्व निर्धारित ब्याज। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी कि शून्य कूपन बॉन्ड क्या होता है। शून्य कूपन बॉन्ड इंटरेस्ट इस पे नहीं दिया जाता है, डिस्काउंट पे जारी होता है, फेस वैल्यू पे मैच्योरिटी होता है। अगर प्रश्न इस तरह का आ जाए कि शून्य कूपन बॉन्ड के निम्नलिखित में से क्या सही है, डिस्काउंट पे जारी होता है, तो हाँ डिस्काउंट पे जारी होता है। अगर वहाँ रहे कि फेस वैल्यू पे मैच्योरिटी होती है तो ये भी सही है। अब आते हैं अपने प्रश्न पे। अब एट द जीरो, अब यहाँ तो दोनों ऑप्शन सही लग रहे हैं, ए भी और सी भी। अब किस पे जाया जाए, अब यहाँ फिर से ये प्रश्न उठता है मन में, ये आ रहा है कि एग्जामिनर ने इसको क्या सोच के बनाया। चूंकि मैंने इसका बिहार बोर्ड का आंसर शीट नहीं देखा है, इसीलिए मैं इसका नहीं बता पा रहा हूँ कि आप किसके साथ जाइए।
लेकिन मैं एज ए स्टूडेंट अगर एग्जाम हॉल में होता तो मुझे किसके साथ जाना चाहिए था, तो मैं इसके साथ जाता, बिना पूर्व निर्धारित ब्याज दर के, क्योंकि इस पे कोई ब्याज दर की बात ही नहीं है। तो जीरो कैसे बोल दे कि 0% ब्याज दर पे, इस पे तो ब्याज की कोई चर्चा ही नहीं है। इसीलिए मैं अगर होता एग्जाम हॉल में तो मैं इसके साथ जाता। चलिए नेक्स्ट पे, पैम के ऋण पत्रों के रद्द होने से होने वाला लाभ है। हमने कितनी बार बात किया, डिबेंचर से होने वाला लाभ, कोई भी लाभ है वो कैपिटल प्रॉफिट, कोई लॉस है वो कैपिटल लॉस है डिबेंचर से रिलेटेड, क्योंकि डिबेंचर कैपिटल नेचर का है। तो देख लीजिए कौन सा है, पूंजीगत लाभ है। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की उपयोगिता किसके लिए है, इस पे हमने बात की, किसके लिए नहीं है। इन्वेस्टर के लिए, तो इन्वेस्टर के लिए तो है ही, इन्वेस्टर देखेगा तब तो वो निवेश का फैसला लेगा, तो इसके लिए तो भैया है, वित्तीय विवरण फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी देखती है, क्यों, क्योंकि उसको टैक्स है, तब तो अपने पॉलिसीज का निर्धारण करेगी। एम्बेसडर ऑफ इंडिया नहीं, इनके लिए जारी नहीं करती है वित्तीय विवरण कोई भी कंपनी। रिलायंस कंपनी अगर अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट जारी कर रही है तो क्या एम्बेसडर ऑफ इंडिया के लिए कर रही है? नहीं। हमारा ऑप्शन यहाँ पे यही सही है कि इसके लिए नहीं जारी करती है। कंपनी के एम्प्लॉय के लिए, हाँ एम्प्लॉय के लिए भी जारी करती है, कंपनी की एम्प्लॉय कर रही है, क्योंकि उनकी जॉब सिक्योरिटी का मामला है, बोनस का मामला है उनका, तो उनके लिए भी ये उपयोगी होता है। किसके लिए उपयोगी नहीं है? भारत के राजदूत के लिए, राजदूतों के लिए। एक कंपनी की अस्थाई संपत्ति 3 लाख है, फिक्स्ड एसेट 3 लैक्स हैं, ये 3 लाख से बढ़कर कितना हो गया? 4 लाख। कितना बढ़ा? 1 लाख। तो ये परसेंटेज कितना हुआ? 3 लाख पर 1 लाख का 33.33% ये बढ़ा। अब इतना तो आपको निकालने आना चाहिए, कैसे निकला? तो बढ़ा हुई राशि कितनी है हमारी? 1 लाख है, बढ़ी हुई राशि कितने पर बढ़ी है? 3 लाख पे बढ़ी है, इंटू आप 100 कर दीजिए तो आ जाएगा आपका 33.33%। तो यहाँ ऑप्शन बी। आयकर का भुगतान माना जाता है, अगेन यहाँ फिर ये आयकर के भुगतान को हम क्या मानेंगे? आयकर का भुगतान जो है, टैक्स के बारे में हम पढ़ते हैं कि यह एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। फिर वही शब्द आया, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहने का मतलब है कि लाभ निकालने के बाद, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहने का क्या मतलब, हमने अभी देखा था कि लाभ निकालने के बाद कुछ एडजस्ट करना। लाभ निकालने के बाद हम सैलरी एडजस्ट एडजस्ट कर रहे थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटा रहे थे, तो वो सब क्या था? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। उसी तरह से हम टैक्स को भी लाभ निकालने के बाद घटाते हैं। जैसे हम जब पीएल बनाते हैं तो पीएल में पहले हम यहाँ प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, बाकी सारे एक्सपेंसेस को घटाते हैं, इनकम्स को जोड़ लेते हैं, तब यहाँ पे हम क्या करते हैं? ये प्रॉफिट या फिर ये लॉस कैलकुलेट करते हैं। तो जब प्रॉफिट आ जाता है, हमें प्रॉफिट मिल जाता है, तो इस प्रॉफिट पे चार्ज करते हैं हम इनकम टैक्स, क्योंकि गवर्नमेंट इसी पे लेती है। जो आपने लाभ कमाया उस पे आपको देना देना पड़ता है। इसको हम पीएल में कहीं घटा रहे हैं? पीएल में हम यहाँ इसको नहीं घटाते हैं, कहीं भी टैक्स को, इनकम टैक्स को हम पीएल में नहीं घटाते हैं। हम नेट प्रॉफिट निकालने के बाद इसको टैक्स को हम एडजस्ट करते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। लेकिन आपके एग्जाम में क्या है, मैंने कहीं जगह, कितनी जगह देखा है बिहार में कि ये हमारे बिहार में क्या हो रहा है कि इनकम टैक्स को बहुत से एग्जामिनर क्या मान लेते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस मानकर उसको वो यहाँ प्रश्न में देते हैं। ऐसे ज़्यादा बेस्ट आंसर तो आपका नन ऑफ दीज है, लेकिन मैंने कितनी जगह देखा है, तो आप इसके ही साथ जाइएगा। वैसे अगर आप पूर्व इसका आपके पास आंसर शीट हो 2021 का, तो उससे मैच कर लीजिएगा कि वहाँ एग्जामिनर ने किसको माना है। 49, सामान्य आकार की स्थिति विवरण में कुल क्षमता एवं दायित्वों को किसके बराबर माना जाता है? एकदम आसान सा है। कॉमन साइज में 100, 100 मानते हैं। किसी भी कॉमन साइज स्टेटमेंट में हम क्या मानते हैं? हर आइटम को हम क्या मान लेते हैं? परसेंटेज में दिखाते हैं, और इसको 100 मानते हैं। जैसे बेस इसका क्या रहता है? टोटल एसेट 100%। आप बस इतना याद रखिए कि 100 है ये। 50, यदि बेचे गए माल की लागत COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितना है हमारे पास? 1,20,000 रुपये। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना है? 20%। तो विक्रय की राशि होगी। कितना आसान क्वेश्चन है। अब आप कैसे इसको बनाएंगे अगर नहीं आपको पता है तो?
ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बराबर क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट बटे सेल इंटू 100, ये होता है। हमारा क्या कह रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट 20% है। प्रॉफिट 20% है, कितना हो जाएगा, कॉस्ट हो जाएगा 80%। यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। जब हमारा कोई भी चीज़ अपने आप में 100 होती है, जब हमारा प्रॉफिट उसमें से 20 है, तो कॉस्ट हमारा कितना होगा वहाँ पे 80, और सेल कितना हो जाएगा 100। इसी 100 में से तो 20% प्रॉफिट है और 80% कॉस्ट है। अब 80% का मतलब 1,20,000 है। कॉस्ट हमारा कितना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब यहाँ 80% का मतलब कितना है, 1,20,000। हमें क्या निकालना है, यहाँ पे विक्रय की राशि निकालनी है, 100% निकालना है। तो 100% कितना होगा, तो 100% 1,50,000 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 20 चौका 80, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 20 पंचे 100। इतना मैथ अगर नहीं आता है तो कैसे निकालेंगे, तो आपके लिए ऐसे निकालिए, 1,20,000 80% है, तो 1% कितना हो जाएगा, डिवाइडेड से 80 से कर देंगे तो 1% निकल जाएगा। हमें कितना चाहिए, 100 चाहिए, तो मल्टीप्लाइज 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा आपका 1,50,000। अब ये सब मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है। अब ये मैं सिखाने यहाँ बैठ जाऊँ तो फिर इसी में लगे लगे रह जाएंगे हम लोग। ऋण पत्रधारी क्या होते हैं, कंपनी का स्वामी थोड़ा ही होता है, इनके पास वोटिंग राइट होता ही नहीं, कंपनी का ग्राहक भी नहीं, ये लेनदार हैं। कितनी बार इस पे चर्चा हुई हुई है। ऋण पत्रधारी को मिलता है, क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। इसको लाभांश थोड़ी देते हैं, ब्याज देते हैं। ऋण पत्र शोधन प्रीमियम खाता है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर क्या है, इस पे हमने पहले भी बात की कि रिडेम्पशन प्रीमियम पे अगर हम डिबेंचर का रिडेम्पशन करेंगे, रिडेम्पशन ऑन प्रीमियम होगा, का मतलब है जितना का फेस वैल्यू था 10 का सामान था उसको 11, 12, 13 जो भी जितने प्रीमियम के कर रहे हैं, तो हमारा क्या बढ़ जा रहा है, हमारे लिए एक्सपेंस हमारा बढ़ जा रहा है। एक्सपेंस या लॉस हमारा एक तरह से कहिए तो बढ़ जा रहा है। तो हमारे लिए क्या है, पहले भी ये प्रश्न आ चुका है, जब ये व्यय है, हो जा रहा है भाई। ऋण पत्र आवेदन खाता की प्रकृति होती है। क्या प्रकृति होती है ऋण पत्र, पर्सनल अकाउंट है ये। क्यों पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि एप्लीकेशन मनी किसी भी का, ऋण पत्र का भी हो या फिर शेयर कैपिटल का हो, एप्लीकेशन मनी अकाउंट अगर होगा तो ये हमें क्या करना है, किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि किसी पर्सन का ये एप्लीकेशन मनी अकाउंट है, उससे हमें पैसा लेना है किसी एप्लीकेंट को। यहाँ एप्लीकेंट मतलब आवेदक। ये आवेदक क्या होगा, कोई ना कोई पर्सन है हमारा, कोई ना कोई आदमी है, इसीलिए कौन सा अकाउंट हो जाएगा, व्यक्तिगत खाता। ऋण पत्र आवेदन, ऋण पत्र आवेदन पर खाता की प्रकृति होती है। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट इज इन द नेचर ऑफ, अभी हमने देखा है कौन सा अकाउंट है, व्यक्तिगत खाता है। क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या, ये शायद रिपीट हो गई है। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट जारी की जाती है, किसके लिए, इस पे हमने देखा हुआ है संचालकों के लिए, हाँ, ऑडिटर के लिए नहीं, संचालक के लिए। अगर ये ऑप्शन अगर सही सभी रहता तो सभी वाले में जाते, यहाँ पे सभी नहीं है। संचालक, ऑडिटर, शेयर होल्डर के लिए जारी की जाती है वार्षिक रिपोर्ट, सभी वाला रहता तो विचार करते। जब वो नहीं है तो सीधा है कि सबसे पहले हम किसके लिए, अपने शेयर होल्डर्स के लिए जारी करते हैं। तो भाई ये क्या हो रहा है, सिस्टम सही से चल रहा है। स्थिति विवरण है, बैलेंस शीट क्या है, एक नाम ही है विवरण, तो स्टेटमेंट है, खाता नहीं होता है। एकदम ध्यान रखिएगा, अकाउंट कहने का मतलब है जिसमें डेबिट क्रेडिट का रूल लागू हो जाए। इसमें हम कहीं नहीं लिखते हैं डेबिट क्रेडिट। हाँ, स्थिति विवरण बनाने का दो तरीका है, एक टी फॉर्म में बनता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये अकाउंट है, ये फिर भी विवरण ही है, फिर भी यह बैलेंस शीट ही है। और एक ये स्टेटमेंट वाले फॉर्म में बनता है, फॉर्म में भी बन रहा है अकाउंट जैसा, ये बन रहा है लेकिन ये अकाउंट होता नहीं है। अकाउंट का मतलब है वहाँ डेबिट क्रेडिट का रूल लगना चाहिए। विवरण में क्या होता है, एगो पक्ष होता है,
यहाँ एक लायबिलिटी पक्ष होता है और एक एसेट का पक्ष होता है, इसीलिए क्या है 56 के हम ए के साथ जाएंगे। वित्तीय विवरणों के निर्वाचन में शामिल है, इस पर बात की आलोचना। वित्तीय विवरण जब आता है तो उसमें आलोचना भी रहती है, उसका विश्लेषण भी रहता है, हम अदर ईयर से कंपेरिजन भी करते हैं, उसका ट्रेंड भी देखते हैं कि हम प्रॉफिट की तरफ जा रहे हैं या माइनरी लॉस की तरफ जा रहे हैं, फिर उसका कुछ निष्कर्ष भी देते हैं। तो इसमें से सभी विक्रय में से विक्रय किए गए माल की लागत घटाकर, अब क्या है हमने क्या किया है, सेल है, सेल में से क्या घटाया है, COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसकी लागत घटा दी, तो हमारे पास क्या बचेगा, GP बचता है, ग्रॉस प्रॉफिट बचता है। इसी ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑफिस एक्सपेंस कुछ रेंट सैलरी ये सब घटा कर क्या निकालते हैं हम, नेट प्रॉफिट निकालते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, साधारण आकार के आय विवरण में शुद्ध विक्रय की राशि को किसके बराबर माना जाता है, साधारण आकार के आय विवरण में फिर वही आ गया 100 के बराबर हम मानते हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट में अभी हमने देखा था। तरल संपत्तियों में शामिल नहीं है, लिक्विड एसेट्स में क्या शामिल नहीं है, बार बार हम देख रहे हैं कि स्टॉक नहीं आता है और प्रीपेड एक्सपेंस इसमें शामिल नहीं होता है। संयुक्त पूंजी कंपनी है, कितनी बार बात की, एक वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति है, क्योंकि कंपनी क्या होती है, कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसकी अपनी एक सार्वभौम मुद्रा होती है, जिसकी पूंजी छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होती है, जिसे हम अंश कहते हैं। समता अंशधारी कंपनी के स्वामी, एक्चुअल स्वामी यही होते हैं। भाई रुपया, ये सही है। एक कंपनी में सदस्यों का दायित्व हमने बात की हुई थी पिछले वाले में भी कि सीमित होता है। क्यों सीमित होता है कि भाई अब एक बार इसको फिर से यहाँ देख लेते हैं, एक बार फिर से आपको मैं रिमाइंड करा दे रहा हूँ एक एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए कोई राम है, राम ने किसी कंपनी का भाई 1000 रुपये का शेयर खरीद के रखा हुआ है, जिस पर उसने 500 रुपये पेड कर दिए होंगे, 500 रुपया उसका अभी अनपेड है। दो केस होगा, कुछ पैसे पेड होंगे कुछ पैसे अनपेड होंगे, या फिर फुल्ली पेड होगा। अब कोई कंपनी डूबने वाली है या डूब गई है, उसके ऊपर 1000 करोड़ का कर्ज है। कंपनी के स्वामी कौन है, शेयर होल्डर है। राम ने भी भाई 1000 का शेयर खरीदा था, ये भी कंपनी का स्वामी था, ऑनर था भाई। अब जो कर्जदार है भाई राम के पास आ रहा है कि हाँ भाई राम, कंपनी तुम्हारी डूब गई, तुम कंपनी के स्वामी थे, अब ये 1000 करोड़, 1000 करोड़ मुझे लाओ। अब राम भैया ICU में चला जाएगा कि भाई 1000 रुपये का हमने शेयर खरीदा और 1000 करोड़ चुकाने हैं। इसीलिए यहाँ क्या किया जाता है कि कंपनी के दायित्व में हमारा क्या होता है, कंपनी में सदस्यों का दायित्व क्या होता है, लिमिटेड होता है। सीमित कहने का तात्पर्य क्या है, सीमित कहने का तात्पर्य है कि जितना उन्होंने शेयर कैपिटल खरीदा हुआ है वहीं तक उनकी जवाबदेही है। अगर इसमें से कुछ अनपेड है तो अनपेड कॉल तक ही उनकी जवाबदेही है, अनपेड कैपिटल तक ही उनकी जवाबदेही है। तो यहाँ पे अगर इस केस में है तो राम के पास आएगा तो राम भैया 100 रुपये पकड़ाएंगे उनको, कहेंगे चलिए हमारा आपका कर्ज समाप्त। दूसरे केस में फुल्ली पेड अप है तो राम भैया इनको क्या करेंगे, चाय पिलाएंगे, कहेंगे चलिए आपका हमारा कर्ज समाप्त। ठीक है, तो हमारा क्या होती है, कंपनी में सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। एक निजी कंपनी में सदस्यों के, इस पे हमने बोला हुआ है कि 200 होता है। समता अंशधारियों को कंपनी से क्या मिलता है, लाभांश मिलता है। आवेदन पत्र खाता की प्रकृति होती है, अभी हमने देखा था ये कौन सा है, कोई भी एप्लीकेशन मनी हो किसी एप्लीकेंट के कारण होता है तो वो व्यक्तिगत खाता है। अंशों के निर्गमन पर प्रीमियम है, अंशों के निर्गमन पर प्रीमियम हमारे लिए क्या है, अब देखिए 10 रुपये का शेयर हमने इशू करना है, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं ना कि पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। 10 रुपये का शेयर हम प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, मतलब 11 पे इशू कर रहे होंगे, 12 पे कर रहे होंगे, 13 पे होंगे, वट जितना होगा ये अमाउंट हमें मतलब नहीं है, हमें क्या मतलब है, बस हम यहाँ प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। तो ये हमने इस पे कितने बार कहा हुआ है कि शेयर से रिलेटेड, डिबेंचर से रिलेटेड वो सब क्या है, कैपिटलाइज्ड नेचर का है, कैपिटल नेचर का है। तो इससे रिलेटेड जितना भी प्रॉफिट होगा वो कौन सा होगा, कैपिटल गेन होगा, कैपिटल नेचर का होगा।
जो भी लॉस होगा वो भी कैपिटल नेचर का होगा। तो अंशों के निर्गमन पर प्रीमियम है, ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स प्रीमियम इज, लाभ है, लाभ तो है लेकिन कौन सा लाभ है, अभी ऑप्शन देखते हैं, इनकम है, ये भी नहीं जाएगा, रेवेन्यू तो है ही नहीं, तो कैपिटल गेन है, सबसे सटीक ऑप्शन कौन सा है, कैपिटल गेन। अंश पूंजी की वास्तविक राशि कौन सी, चुकता पूंजी होती है, हमने कितनी बार देखा हुआ है। अंश के हरण के परिणाम स्वरूप क्या घट जाता है, चुकता पूंजी घट जाता है, ये सारा प्रश्न पहले आ चुका है। ऋण पत्र है, लोन का प्रमाण पत्र है, पहले ये भी आ चुका है। टैक्स साझेदार को देर से चुकाई जाती है, किसको चुकाएंगे, कोई पार्टनर है पार्टनरशिप फॉर्म में, ये डेथ कर जाता है, इसका कोई लीगल एंटिटी इसने बनाया होगा, कोई उत्तराधिकारी या चूज करके गया होगा, उसी को पेड करेंगे। तो उत्तराधिकारी ये निष्पादक, ये इसको उत्तराधिकारी या फिर कोई लीगल उसका कानूनी उत्तराधिकारी, लीगल एंटिटी होगा उसका कोई, उसको चुकाएंगे। पुनर्मूल्यांकन खाता किस समय तैयार किया जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन हम कब करते हैं, रिवैल्यू कब करते हैं, पुनर्गठन पे करते हैं, जब भी पार्टनरशिप फॉर्म का पुनर्गठन होगा तो करेंगे। पुनर्गठन के 5 कारण हैं, देख लीजिए इसमें से कौन कौन, प्रवेश के समय करते हैं, हाँ करते हैं, अवकाश ग्रहण के समय यहाँ भी पुनर्गठन होता है, मृत्यु के समय भी पुनर्गठन होता है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। वसूली खाता है, भैया फर्स्ट डे 1 से बात कर रहे हैं कि नाम मात्र खाता है। फर्म के समापन पर होने वाले व्यय को कहते हैं, फर्म के समापन पर कितनी बार बात कर चुके हैं, वसूली व्यय कहते हैं। फर्म के विघटन के समय साझेदारों के पूंजी खाते की क्रेडिट बाकी का भुगतान किसको किया जाता है, अच्छा फर्म का जब विघटन होगा तो उसका भुगतान किसको करेंगे, फर्म बंद करेंगे तो उसके पार्टनर को ही करेंगे, यहाँ पे कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। कानूनी व्ययों को वसूली खाते के किस पक्ष में दिखाया जाता है, इस पर भी हमने बात की, पर फिर देख लीजिए, ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट है, ये आपका डेबिट पक्ष है, ये क्रेडिट पक्ष है, फिर से बता रहे हैं, कोई भी संपत्ति को बुक वैल्यू पे यहाँ ट्रांसफर करते हैं टू ऑल एसेट, यहाँ पे लायबिलिटी का ट्रांसफर होता है, एसेट का जो वैल्यू रियलाइज होता है यहाँ लिखते हैं, लायबिलिटी का जो पेमेंट करते हैं वो यहाँ दिखाते हैं, बाकी और कोई भी पेमेंट करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट चूंकि कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट का रूल है ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज डेबिट, ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट क्रेडिट, जो भी एक्सपेंस हो रहा है हम इधर दिखा रहे हैं, तो बाकी ये वसूली व्यय कानूनी व्यय किधर दिखाएंगे, इधर ही दिखाएंगे डेबिट पक्ष में। तो 76 का बी, फर्म के विघटन के समय संपत्तियों का पुस्तकीय मूल्य वसूली खाते किस पक्ष में, भी बताया कि जो भी पुस्तकीय मूल्य पर ट्रांसफर करते हैं संपत्ति को इधर, दायित्व का ट्रांसफर इधर, तो डेबिट पक्ष में। साझेदार का दिवालिया होना किस प्रकार के समापन का प्रकार है, या दिवालिया हो जाना ये अनिवार्य समापन नहीं है, संयोग द्वारा समापन है, इसको आप रखिए। अनिवार्य समापन के लिए सेक्शन 41 है। अनिवार्य समापन में क्या होता है, अनिवार्य समापन का मतलब है कि बिजनेस लीगल हो गया, उसने कोई लीगल बिजनेस में काम कर दिया, गवर्नमेंट द्वारा क्या हो गया, बैन कर दिया गया वो जो बिजनेस है, या फिर वो देश का दुश्मन बन गया है, देश के दुश्मनों के साथ है वो ऐसा कुछ कार्य करने लगा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, तब वहाँ पे कोर्ट आदेश देती है, गवर्नमेंट आदेश करती है कि समापन कीजिए, तो हम उसको वहाँ पे अनिवार्य समापन में रखते हैं। संयोग द्वारा समापन क्या है कि किसी साझेदार की मृत्यु हो गई, दिवालिया हो जाना, अवधि पूरा हो गई, कोई वेंचर है उसकी अवधि पूरा हो जाए, तो ये सब क्या है, या कि नहीं किसी घटना की वजह से हो रहा है तो वो संयोग द्वारा समापन है। इसको कब हम अनिवार्य समापन कहते हैं उसका भी एक टर्म है, लेकिन उतने डेप्थ में हम नहीं जा रहे, आपका काम इतने से चल जाएगा। निम्न में से किसे वसूली खाते में हस्तांतरित नहीं किया जाता है, रोकड़ शेष को नहीं करते हैं, संचयों को नहीं करते, लाभ हानि को भी नहीं करते हैं, ये सब हमने देखा हुआ है, इनमें से सभी। पुनर्मूल्यांकन खाते के नाम पक्ष पर जमा पक्ष का आधिक्य, कितना बार बात हो गया है इस पे, नमा प्रॉफिट होता है ये, आदर्श चालू अनुपात, करेंट रेशियो 2:1, तरल संपत्तियों में शामिल है, इसमें से कौन सा शामिल है, डेप्टर है, बीआर है, बैंक्सेस है, इसमें शामिल नहीं होता है स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस।
यदि चालू अनुपात 2:5 है, अब देखिए यहाँ पे फिर करेंट रेशियो 2:5 है, यानी कि 2/5 है। करेंट रेशियो बराबर क्या होता है, CA/CL, जिसमें CL पता है कि 25,000 है। तो चालू संपत्ति के 5 यूनिट अगर 25,000 है तो 2 यूनिट हो जाती है 10,000, तो CA हो जाएगा 10,000। इतना मैथ आपको आना चाहिए। अगर इतना मैथ नहीं आता है तो फिर यहाँ लीजिए, ऐसे करेंगे CA/CL इक्वल टू करेंट रेशियो। CA हमें नहीं पता है, CL पता है 25,000, करेंट रेशियो पता है 2/5, तो CA बराबर क्या हो जाएगा, 4/5 इंटू 2 कर लीजिए, 10,000 आ जाएगा कैलकुलेशन। निम्नलिखित में से कौन सी तरल संपत्ति है, लिक्विड एसेट है, भूमि है क्या, भूमि नहीं है, स्टॉक नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, डेप्टर है, तरल संपत्ति। रोकड़ प्रवाह विवरण अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 से संबंधित है। शुरू से हम लोग चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अंतर्गत बनाया जाता है। इसी में आता है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी यहीं पे है। रोकड़ प्रवाह विवरण आधारित है, ये कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो पर आधारित होता है, कैश फ्लो और आउटफ्लो पर। इसमें हम उधार उधार का कोई चक्कर रखते नहीं थे। रोकड़ लेखांकन के रोकड़ आधार पर, हाँ सही है, उपार्जन पर होगा नहीं, ये और भी होगा नहीं, ये नहीं। नगद बिक्री, नगद बिक्री किसका भाग है, परिचालन क्रिया का भाग है, ऑपरेटिंग का भाग है, इन्वेस्टिंग का भाग है नहीं, फिनेंसिंग का भाग है नहीं। निम्न में से कौन सा रोकड़ का उपयोग नहीं है, अब ये देखते हैं। रोकड़ का उपयोग नहीं है मतलब किसमें रोकड़ का आउटफ्लो नहीं हुआ है, डेप्टर की वृद्धि, स्टॉक की वृद्धि, लेनदारों में वृद्धि, प्रदत्त व्यय में वृद्धि, इस तरह के सब पे हमने चर्चा की हुई है। हमारे यहाँ से आंसर इंक्रीज इन क्रेडिटर हो जाएगा। बाकी का पहले का वीडियो देख लीजिएगा। क्यों यहाँ पे हमारा कैश का उपयोग नहीं हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ क्रेडिट पे माल खरीद के ला रहे हैं, क्रेडिट परचेज कर रहे हैं। क्रेडिट परचेज में कैश का ना इनफ्लो हो रहा है ना आउटफ्लो हो रहा है। कौन सा उपयोग नहीं है, तो लेनदारों में वृद्धि। क्रेडिटर से क्या होता है, कैश ब्लॉक हो जाता है, स्टॉक बढ़ेगा तो भी कैश ब्लॉक हो जाता है, प्रीपेड एक्सपेंस बढ़ता है तो भी कैश ब्लॉक हो जाता है। निम्न में से कौन सा रोकड़ का स्रोत नहीं है, किसके कारण से रोकड़ हमारे पास नहीं आएगा, डिवेंचर इशू करेंगे तो पैसा आएगा, स्थायी संपत्ति का क्रय करेंगे, फिक्स्ड एसेट का परचेज कर रहे हैं तो इसमें तो हमारे यहाँ से कैश का आउटफ्लो हो रहा है, कैश है यहाँ पे, तो यही हो जाएगा। स्रोत तो ये थोड़ी है, तो कैश का ये सोर्स नहीं है कैश का, हमारे यहाँ से कैश हाथ से निकल रहा है, बाकी सेल कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है, फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन पैसा आ रहा है, तो हमारा आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, स्थायी संपत्तियों का क्रय। निम्न में से कौन सा गैर संचालन व्यय, इस पे हमने बहुत अच्छे से बात की, ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है, गैर ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है। ऑपरेटिंग जो बिजनेस के संचालन के लिए बहुत आवश्यक है, जैसे रेंट आवश्यक है, सेलिंग एक्सपेंस आवश्यक है, वेजेज आवश्यक है, और ये ये लॉस एंड सेल ऑफ मशीनरी ये हमारे ऑपरेटिंग से रिलेटेड नहीं है, तो कौन सा हो गया, गैर संचालन व्यय, यही हो गया। जब एक नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति नकद में लाता है तो उस राशि को डेबिट करते हैं, किसको डेबिट करते हैं, कैश अकाउंट को करते हैं। क्यों, क्योंकि जब कोई भी नया साझेदार लाता है तो हम क्या एंट्री डालते हैं, ख्याति की राशि लाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम या गुडविल जोड़ ले। यहाँ पे हमने क्या पूछा, डेबिट पूछ रहा है, तो डेबिट तो हम यहाँ कैश को कर रहे हैं, तो सी हो जाएगा। नए साझेदार के प्रवेश के बाद तैयार किए गए स्थिति विवरण में संपत्तियों और दायित्वों को दर्ज किया जाता है। अब कोई नया साझेदार, कोई भी नया साझेदार ही नहीं, आप पुनर्गठन ही कर लीजिए, पुनर्गठन का कोई सी भी कारण से हम बैलेंस शीट रेडी कर रहे हैं, तो जो भी संपत्ति होगा उसका हम यहाँ पे संपत्ति और दायित्व का रिवैल्यूएट वैल्यू लाते हैं, रिवैल्यूएट पुनर्मूल्यांकित मूल्य यहाँ पे हम दर्शाते हैं, क्योंकि उस समय जो संपत्ति 1 लाख की थी, अब हम पुनर्मूल्यांकन किए पता चला 5 लाख का है, तो हम यहाँ एसेट में अब उसको 5 लाख में ही दिखाते हैं। इसके कारण भी हमने बात करी है, क्यों, क्योंकि वो उसका नहीं है। तो कौन सा यहाँ पे हो जाएगा, इसका ऑप्शन नहीं दिखा, ओरिजिनल मूल्य दिखाते हैं नहीं, करेंट करेंट कॉस्ट प्राइस, चालू लागत मूल्य, ऐसा कुछ नहीं है, वसूली योग्य मूल्य नहीं, हम दिखाते हैं वहाँ पे पुनर्मूल्यांकित मूल्य दिखाते हैं।
सभी साझेदारों के संयुक्त जीवन पर ली गई पॉलिसी क्या है? ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है। नाम ही लिख दिया संयुक्त जीवन, तो संयुक्त जीवन बीमा बीमा निगम। निम्न में से किसे वसूली खाते में हस्तांतरित किया जाता है? देखिए फिर से क्वेश्चन इसी में रिपीट हो रहा है। हस्तांतरित किया जाता है, रोकड़ से इसको करते हैं नहीं करते हैं, लाभ हानि को नहीं करती हैं, संचयों को नहीं करते हैं, संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त राशि को हस्तांतरित करते हैं। जब भाई संपत्ति को करेंगे तो उससे मिलने वाली राशि को क्यों नहीं करेंगे? विघटन व्ययों को वसूली खाते के किस पक्ष में दिखाते हैं? अभी हमने ये क्वेश्चन इसी में रिपीट हो रहा है, डेबिट साइड में दिखाते हैं। 7 पे आते हैं अब हम। के समापन की दशा में संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त राशि से सर्वप्रथम भुगतान किया जाएगा। फर्म का डिसोल्यूशन होगा तो इसका एक पूरी लिस्ट होती है कि सबसे पहले हमें किसका भुगतान करना होता है। वैसे हमारे ऑप्शन के हिसाब से हम सबसे पहले क्या, साझेदार जो ओनर है वो पूंजी निकालेगा? नहीं। साझेदार का ऋण? नहीं। साझेदार की कोई अतिरिक्त पूंजी? नहीं। सबसे पहले बाहरी लेनदार का पेमेंट करेंगे, तब तो जो साझेदार होगा उसको पेमेंट करेंगे, क्योंकि उनकी निजी संपत्ति भी, जो हमने देखा, हमने पिछले वीडियोज में देखा था, इनकी निजी संपत्ति भी बाह्य ऋणों के लिए जिम्मेदार होती है। एक कंपनी निर्गमित कर सकती है, क्या कर सकती है? समतांश जारी कर सकती है, कर सकती है। पूर्वाधिकार अंश, हाँ जारी कर सकती है। समता एवं पूर्वाधिकार अंश, हाँ, तो यही हो जाएगा आंसर हमारा। अगर कहीं रहता डिवेंचर और नीचे रहता इनमें से सभी, तो तीनों हो जाता। जब हम आ गए हैं, हमारा ये आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। मूल्य से अधिक प्राप्त राशि को किस खाते में क्रेडिट किया जाएगा? अर्थात क्या हुआ? प्रीमियम। अगेन यहाँ प्रीमियम की बात हो रही है। प्रीमियम संचय खाता में हमने इतनी बार देख लिया है कि आज आंख बंद करके ये लगा सकते हैं, प्रीमियम संचय खाता। प्रीमियम को इसमें डालते नहीं हैं, इसमें डालते नहीं हैं, इसमें डालते नहीं, जबकि ये अलग है। अंश पूंजी खाता 10 रुपये का शेयर है तो 10 रुपये का ये अंश पूंजी खाता हो गया। याचना पर अग्रिम खाता मतलब 10 रुपये का था, जारी था 3 3 2 2, 3 मांगा, ये पूरा चुका दिया तो ये हो गया कॉल्स इन एडवांस। फॉर फीचर जो जब्त कर लिया, अगर ये दोनों नहीं दिया तो ये दोनों जब्त कर लिए तो ये हो गया फॉर फीचर। बचा कौन सा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। प्रीमियम को सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में डालते हैं। अब देखिए, अद्यत याचना पर अधिकतम ब्याज लिया जा सकता है, वही टेबल एफ वाला। टेबल एफ में देखिए कॉल्स इन एरियर पे कितना है? मैक्सिमम 10% है। कॉल्स इन एडवांस पे हमने यहाँ पे एक सुधार कर दिया है। जिस समय वो प्रश्न आया था उस समय वो 5% वाला था, लेकिन अब जो है कॉल्स इन एडवांस पे 12% है। लेकिन अभी भी बिहार के बहुत सारे बुक्स में इसको अपडेट नहीं किया गया है। आप देख लीजिएगा कि आपके एग्जामिनेशन में आपके लिए इसमें से कौन सा आ रहा है। ऑप्शन में क्या है? 12 है अगर कॉल्स इन एडवांस में, एडवांस के रिलेटेड में, तो हम 12 के साथ जाएंगे। कहीं लक खराब हो, एग्जामिनर को भी नहीं पता हो, तो वो 5% वाला ही कहीं रखा हो, तो फिर तो भैया गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इतने पेशेंस के साथ सुनने के लिए। हाँ, एक और बात बतानी थी आप सभी को कि हम क्या कर रहे हैं, जो भी बच्चे CUET का जिन्होंने फॉर्म डाला हुआ है, कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रांस टेस्ट का, उनके लिए ये अनाउंसमेंट है कि जिन्होंने भी CUET का फॉर्म डाला है उनके लिए हम एक बहुत मिनिमम प्राइस पे हम एक कोर्स इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, जो बहुत ही मिनिमम प्राइस के, जो कि CUET का जो सिलेबस है, सिलेबस के ही इर्द गिर्द रहेगा। आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा। बहुत ही मिनिमम प्राइस पे और बहुत ही कम समय के साथ हम प्रयास करेंगे कि जितने भी बच्चे हमसे जुड़े वे सभी CUET में सफल हो जाए। हमारे पिछले वर्ष में हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ भी रहे हैं। बहुत सारों को तो यही नहीं पता है कि CUET एक्चुअल में है क्या। इस पर भी हम एग्जाम के बाद एक छोटा सा इस पर सेशन रखेंगे कि CUET क्या होता है, कैसे इसमें एडमिशन होता है। आपको उन बच्चों से भी मुखातिब करा देंगे जूम के थ्रू, जो हमारे पेड कोर्स में रहेंगे। उन बच्चों से भी मुखातिब कराएंगे जो अभी बाहर की यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर अदर यूनिवर्सिटी में जो पढ़ रहे हैं, उनसे भी मुखातिब कराएंगे कि कैसे क्या होता है। चलिए, आप यहीं पे हम अपना आज सेशन समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।